हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं एक नया सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपका चल रहा है, साथ साथ में ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी आपका चलेगा। ठीक है, इरिगेशन का पार्ट कुछ लेक्चर्स है, उसमें आपका फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वन बाय वन करते जाएंगे कि ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाए। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो आरआरबी जेई या एसएससी जेई या और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी भर भर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, हालांकि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये सॉइल मैकेनिक्स बोला जाए या फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, इन दोनों का कंबाइनिंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, तो इसमें आपको दोनों चीज़ें कंबाइन मिलेगी। दोनों चीज़ें कंबाइनिंग कौन कौन सा, एक तो आपका सॉइल मैकेनिक्स भी आ जाएगा। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स, और दूसरा आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये दोनों इसके अंदर कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही आ जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है कोई, तो सॉइल मैकेनिक्स भी इसमें कवर अप हो जाएगा, और साथ साथ में फाउंडेशन इंजीनियरिंग है अगर सब्जेक्ट, उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में दोनों चीजें आ जाती हैं। अब बात करते हैं, देखो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जिसकी बात करता है वो है सॉइल से रिलेटेड ही सारा कुछ इसमें पूरा का पूरा नॉलेज लेना है, स्टडी करना है, और ए टू जेड इससे रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो उसके लिए कितना एप्लीकेबल है, किस तरीके का है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ए टू जेड कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं, वो सॉइल के नाम ये डिफरेंट तरीके से क्यों है, ये इसी लेक्चर्स वीडियो में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं यहां पर जैसे कि हेडिंग डाल रहा हूं कि क्वेश्चन राइज होगा कि व्हाट इज सॉइल। पहले क्वेश्चन राइज हो सकता है ना, व्हाट इज सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सॉइल है क्या। तो सॉइल के लिए आप बोल सकते हो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज अनकॉन्सोलिडेटेड एक मिनट, इट इज कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है, लूज सॉइल। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब लूज सॉइल, जो इजीली सेटल्ड हो जाए, जो इजीली क्या हो जाए, सेटल हो जाए। कंसोलिडेटेड नेचुरली अकरिंग मटेरियल फ्रॉम रॉक्स। कहां से, रॉक से। ठीक है, ये जो मिलते हैं नेचुरली अकरिंग मटेरियल फ्रॉम रॉक, और कैसा ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल, अनकॉन्सोलिडेटेड को मैं यहां पे बता दूं लूज सॉइल, लूज बोल सकते हो, लूज सॉइल, लूज मटेरियल बोल सकते हो, लूज मटेरियल, या इजिली सेटल्ड, ऐसा इजिली सेटल्ड हो जाए, क्या हो जाए, इजिली सेटल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ऐसा जो रॉक से नेचुरली अकरिंग होता है, और कैसा होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड होता है, उसे हम सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। किस तरीके से होता है, जैसे कि मान लो कि रॉक्स है, ये रॉक्स है, अभी ये इसमें कुछ इरप्शन आया, कैसा इरप्शन आया, वोल्केनिक इरप्शन आया हो। ठीक है, कैसा, वोल्केनिक, या और भी कई सारे तरीके से होते हैं। तो ये किस में हो जाता है, इग्नियस रॉक में हो जाता है। जब वोल्केनिक इरप्शन से जो निकलता है तो वो कैसा हो जाता है, इग्नियस रॉक, जिसको सॉलिडिफाइड लावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफाइड लावा बोलते हैं। तो अगर सॉलिडिफाइड लावा की एग्जांपल देना है तो इग्नियस रॉक बोल सकते हो। तो वोल्केनिक इरप्शन से इग्नियस रॉक होता है जो सॉलिडिफाइड लावा के फॉर्म में
होता है। ठीक है, सॉइल जो होता है वो लूज होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसमें एयर होता है, वाटर होता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉइल हो गए। अब मैकेनिक्स क्या होता है, हेडिंग डाल देते हैं, मैकेनिक्स भी समझ लेते हैं, तभी तो सॉइल मैकेनिक्स को समझोगे। सॉइल समझ में आ गया तो मैकेनिक्स भी समझ लो, कि सॉइल मैकेनिक्स को हम समझ सकें। ठीक है, फिर उसके बाद से फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी बता दूंगा। तो मैकेनिक्स क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। मैकेनिक्स क्या होता है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस where change in behavior in the body is observed when a force acts on it। ठीक है, समझ में आ गया कि मैकेनिक्स क्या है, ऐसा ब्रांच है जो साइंस का ऐसा ब्रांच है जो वहां पर बॉडी के बिहेवियर में चेंज को ऑब्जर्व करता है। कब, जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। जैसे मान लो कि कोई सॉइल लिए, उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहा है उसके बिहेवियर में, उसी की स्टडी मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, तो अब मान लो कि कोई टाइप के सॉइल लिए, उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा होगा, कुछ शियरिंग हो रहा होगा या ब्रेकडाउन हो रहा होगा, तो उसके बेस पे जो स्टडी की जाती है वो मैकेनिक्स हो गया। और सॉइल एज ए बॉडी हम जो ले रहे हैं, सॉइल ले रहे हैं, तो उसकी स्टडी क्या हो जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, क्लियर हो गया होगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास हेडिंग जो है वो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। कौन सा है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है, इसके लिए मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में आपको समझाता हूं। इन दिस पार्ट द प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल mechanics are used to design, execute, maintain and flexibility of foundation। क्लियर हो गया होगा, लिखते ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस पार्ट में हम क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं एज ए डिजाइन, उसके एग्जीक्यूट और मेंटेन और फ्लेक्सिबिलिटी, फाउंडेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, फाउंडेशन को मेंटेन, एग्जीक्यूट और डिजाइन में सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को यूज करते हैं, उसी को फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों की एक कॉम्बिनेशन को ही जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्लियर ना। अब हम हेडिंग डाल लेते हैं कि स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैं हेडिंग यहां पे डाला, स्कोप लिख रहा हूं, स्कोप ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं, स्कोप ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग किस किस में स्कोप है। जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, फाउंडेशन उसमें आ जाएगा, बिल्डिंग का हो, ठीक है,
बिल्डिंग का हो, उसके फाउंडेशन का, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके फाउंडेशन के लिए, उसमें इसका स्कोप है। फिर पेमेंट में है, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कैनाल हुआ, कैनाल में आपका एम्बैंकमेंट आ जाता है, एम्बैंकमेंट, चौथा अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब में इसका स्कोप है, ठीक है। जियोटेक्निकल का स्कोप इन सारे फील्डों में आपको देखने को मिल जाएगा, इन सारे फील्डों में आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी तरीके से समझने को भी मिल जाएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से इसमें आइडिया मिल पाए, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब सॉइल का स्टडी तो करने वाले हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में आया कैसे, कैसे फॉर्म हुआ, तो पूरा का पूरा वो डिटेल में देखेंगे। प्लस उसके अलग अलग जो टाइप के सॉइल हैं, अलग अलग बहुत सारे सॉइल के नेम हैं, उनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो फटाफट पहले तो ये देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देख लेते हैं। हेडिंग में डाल लेता हूँ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है? तो सॉइल जो होता है, सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अभी अभी इसका हम जिक्र किए थे, सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स थ्रू द process of pedagenesis, process of पेडाजेनेसिस। क्या है पेडाजेनेसिस, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि वेदरिंग है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है और अपहीवल है, ठीक है। क्या होता है? वेदरिंग, उसके बाद से होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद से होता है डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद से अपहीवल, फिर उसके बाद से आ जाता है वेदरिंग। इस तरीके का ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को पेडाजेनिस के थ्रू बोल सकते हैं कि सॉइल फॉर्म होता है, ठीक है। अब वेदरिंग का तरीका बोल सकते हैं तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बोल सकते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, कई तरीके से हो सकता है। या तो फिजिकली हो सकता है, या मैकेनिकल हो सकता है, या तो फोर्सफुली हो सकता है ना। दूसरा तरीका हो सकता है केमिकली मतलब केमिकल रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है, क्लियर। फिर ट्रांसपोर्टेशन में देख सकते हो कि स्मॉल फ्रेगमेंटेशन आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, फ्रेगमेंट होता है, स्मॉल फ्रेगमेंट होता है। डिपोजिशन मतलब फ्रेगमेंटेशन आर डिपोजिटेड, ये हो सकता है। अपहीवल मतलब इरोजन से समझ सकते हो। अभी इसको डिटेल में ना मैं यहाँ पे आगे वही चीज़ों को डिटेल में समझाऊंगा, और अलग अलग जब रॉक के नेम को देखोगे ना, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन पूछता ही है कि इस रॉक को किस लिए ये रॉक फेमस है, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिटेल दिया रहता है, और एमसीक्यू में इसके टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कैसे टाइप का सॉइल कैसे वो मिलता है, कि ताकि उसको हम समझ सकें, ठीक है।
डिपोजिशन से जो मिलता है वो डिपोजिट वाला हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन से मिलता है वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाता है, इरोजन से मिलता है वो अपहीवल सॉइल हो जाता है, वेदरिंग से मिलता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से मिलता है तो वो वेदरिंग वाला सॉइल हो जाता है। तो ये सारे कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो बात मैं जो कर रहा था कि फिजिकल वेदरिंग, एक तो आपका फिजिकल वेदरिंग है जिसको फोर्सफुली भी बोलते हैं, फोर्सफुली ब्रेक्स किया जाता है रॉक को, ठीक है, बाय मशीन या बाय हैंड वो किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ही हो गया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय फोर्स। इसका मतलब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स बाय फोर्स, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब एजेंट क्या हो सकते हैं, इसके लिए एजेंट क्या क्या हो सकते हैं, एजेंट्स, तो एजेंट्स आपका पहला हो सकता है रनिंग वाटर, उसके ऊपर वाटर की रनिंग हो रही है उसके थ्रू हो जा रहा है। दूसरा हो सकता है थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन के कारण हो सकता है। तीसरा जो आएगा वो फ्रॉस्ट एक्शन। और फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है भाई, फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब जैसे कि बोला जाएगा कि फ्रीजिंग के द्वारा या थॉइंग के द्वारा, ठीक है, बर्फ से पानी बनता है ना, बर्फ से पानी या पानी से बर्फ जो बनता है उसी एक्शन को फ्रॉस्ट एक्शन बोला जाता है, ठीक है। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, पानी का बर्फ बनना, पानी का बर्फ या तो बर्फ का पानी बनने को फ्रॉस्ट एक्शन बोलते हैं। अभी देखो पानी का बर्फ बनना मतलब फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग, इसी को फ्रोजिंग बोला जाता है। बर्फ का पानी बनता है इसको थॉइंग बोलते हैं। तो ये फ्रीजिंग और थॉइंग को ही बोला जाता है फ्रॉस्ट एक्शन। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, बेस्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो है सैंड एंड ग्रेवल, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है। तो ये याद रखना, फिजिकल इंटीग्रेशन से जो मिलता है हमें वो सैंड और ग्रेवल मिलता है, ठीक है, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमें टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग देख लो, केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग सिंपल सा डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की डिसइंटीग्रेशन, केमिकल रिएक्शन के कारण रॉक्स में डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में चेंज हो जाते हैं केमिकल के साथ रिएक्शन करने से, तो उसी को केमिकल वेदरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब किस किस रीजन से होता है, किस किस रीजन से होता है, तो हाइड्रेशन से हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, इसके द्वारा हो सकता है, कार्बोनेशन से हो सकता है, और रिडक्शन से हो सकता है। ये तरीके हैं जिनके थ्रू क्या हो सकता है, जिनके थ्रू क्या हो सकता है, रॉक जो है सॉइल में चेंज हो जाता है बाय केमिकली, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है सिल्ट, क्या है, सिल्ट, केमिकली ये फॉर्मेशन होता है, क्लियर, केमिकली ये फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आ गया, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन बाय फोर्सफुली फिजिकल हो जाता है
डिसइंटीग्रेशन बाई केमिकली ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, तो क्या हो जाता है, केमिकल वेदरिंग हो जाता है, तो इसके थ्रू हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पर डाल सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो पहला देखोगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉइल पार्टिकल, बेस्ड ऑन सॉइल पार्टिकल्स। बेस्ड ऑन सॉइल पार्टिकल में आप देखोगे तो मैं वन बाय वन करके बता देता हूँ, जैसे कि बोल्डर है, ठीक है, बोल्डर आ जाता है, फिर कोबल आ जाता है, फिर ग्रेवल आ जाता है, फिर सैंड आ जाता है, फिर सिल्ट आ जाता है, फिर क्ले आ जाता है। तो बेस्ड ऑन सॉइल पार्टिकल, ठीक है, अगर उसकी जो साइज है वो 300 mm से ज़्यादा है तो बोल्डर होगा। ठीक है, 80 mm से लेके 300 mm तक होगा तो क्या होगा, कोबल्स हो जाएगा। 4.75 mm से लेके 80 mm तक है तो ग्रेवल हो जाएगा। और 75 माइक्रो से लेके 4.75 mm होगा तो सैंड हो जाएगा। 2 माइक्रो से लेके 75 माइक्रो तक सिल्ट हो जाता है, और लेस देन 2 माइक्रो होता है तो वो क्ले हो जाता है। ठीक है, ये जो दो होते हैं ना, ये जो दो होते हैं ये रॉक्स होते हैं। ठीक है, और इनकी दोनों की बात करूं, ये दोनों को, इसको कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल इसको बोलते हैं। और इन दोनों को फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, सिल्ट और क्ले को फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सैंड में भी अगर थोड़ा सा देखोगे ना, कि सैंड की भी अगर मैं बात करूं तो 4.75 mm से लेके 2 mm तक जो होता है वो कोर्स होता है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है, जैसे कि 4.75 म्यू से लेके 2 माइक्रोन तक होता है तो वो मीडियम होता है, और उससे कम जो होता है वो फाइन होता है, उससे कम जो होता है वो फाइन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन ओरिजिन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा सेकंड नंबर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है जहाँ से वो बना हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग है बेस्ड ऑन ओरिजिन में, आप देख सकते हो अलग अलग, जैसे कि रेसिडुअल सॉइल की अगर मैं बात करूं, रेसिडुअल सॉइल की बात करूं तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, दे स्टे एट देयर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पे वो फॉर्मेशन हो रहा है वहीं पे जो रहता है उसी को रेसिडुअल सॉइल बोला जाता है। तो ऐसे लिख सकते हो, दे स्टे एट देयर प्लेस, जो प्लेस था वहीं पे वो स्टे है, ऑफ फॉर्मेशन, उसी को बोला जाता है रेसिडुअल सॉइल। क्लियर, समझ में आया। अब मैं आपको एजेंट के बेस पे सॉइल टाइप इसी में बता देता हूं कि जैसा एजेंट है उसके बेस पे उसका सॉइल टाइप है। ठीक है, जैसा एजेंट है वैसे सॉइल टाइप है, अलग अलग आप देख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एजेंट आपका, एजेंट क्या हो गया, जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर है तो उसको बोला जाता है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल नाम दे दिया जाता है। अगर लेक वाटर है, लेक में वाटर है
तो उसको लैकोस्ट्रीन ये सॉइल बोल दिया जाता है। अगर सी वाटर है, ठीक है, तो उसको मरीन सॉइल बोल दिया जाता है, मरीन सॉइल बोले जाता है। अगर कोई विंड के थ्रू हवा से उड़कर किसी प्लेस पे आ जाता है तो उसको एओलियन सॉइल हो जाता है। अगर कोई आइस से फॉर्म होता है तो उसको ग्लेशियर बोल देते हैं, ठीक है। और कोई ग्रेविटी के कारण होता है, फॉर्म होता है, उसको तालुस बोलते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। ये तालुस पूछ लिया है, फिर ये लैकोस्ट्रियन पूछ लिया है, ठीक है, ये एवोलिनियन सॉइल पूछ लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा हो गया बेस्ड ऑन द ओरिजिन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, वो है बेस्ड ऑन कोहेजिव प्रॉपर्टी। बेस्ड ऑन कोहेजिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेस्ड ऑन कोहेजिव प्रॉपर्टी में एक तो कोहेजिव सॉइल होता है, एक नॉन कोहेजिव सॉइल होता है। कोहेजिव सॉइल और एक होता है नॉन कोहेजिव सॉइल। कोहेजिव सॉइल में अगर आप देखोगे तो हम इसमें शेप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में कोहेजिव सॉइल में देखोगे तो क्ले होता है और सिल्ट होता है, और इसमें एग्जांपल में देखोगे ग्रेवल होता है और सैंड होता है। अब इसमें खास बात है कि ये शेप नहीं देता है, डू नॉट गिव शेप, ये शेप नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो सैंड है, ग्रेवल है, इसे शेप नहीं देगा, लेकिन इससे शेप मिल जाएगा क्योंकि कोहेजिव सॉइल होता है, चिपचिपा होता है, जिसके कारण आप जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पर नॉन कोहेजिव में शेप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नॉन कोहेजिव में शेप नहीं दे सकते। तो चौथा नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्या है? बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंटेंट। बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंटेंट। अब बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंटेंट में देखोगे तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होता है। अब इसके बारे में लिखना है, इसलिए हमने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल होता है। ये कैसे होते हैं? दे हैव मिनरल स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये कैसा होता है? मिनरली स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि नेचुरली स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो या मिनरली स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसा होता है? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे कि ग्रेवल है, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो क्या होता है? इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। पहले तो ये वीक होता है नेचर में, और इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। कार्बन कंटेंट ये होता है। तो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हो सकता है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक कंटेंट, ठीक है। तो एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। इनऑर्गेनिक जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ऑर्गेनिक जो होता है वीक होता है, ठीक है। अब डिफरेंट सॉइल जो है उनके नेम और उनकी कुछ खास बात जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर्स में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के वीडियो में आपको तकरीबन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो 17 टाइप के सॉइल हैं, ठीक है। तो उनकी खास बात और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो फटाफट हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, मैं इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो फटाफट सॉइल के नेम जो इसमें ही हम ऐड कर देंगे कि ताकि हमारा बढ़िया सा एक ये लेक्चर हो जाए, या सेपरेट हो जाएगा या इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।
तो चलिए फटाफट हम क्या कर लेते हैं, कुछ सॉइल जो हैं उनके हम नेम देख लेते हैं और उनके कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ पहला वाला सैंड एंड ग्रेवल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, दे आर कोहेजन लेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो सैंड और ग्रेवल होता है वो कैसा होता है, कोहेजन लेस एग्रीगेट भी बोल सकते हो, कोहेजन लेस एग्रीगेट होता है ऑफ राउंडेड सब एंगुलर और एंगुलर फ्रेगमेंट ऑफ मोर और लेस अनअल्टर्ड रॉक और मिनरल। ठीक है, रॉक और मिनरल का अनअल्टर्ड फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, वो हो सकता है राउंडेड में हो, सब एंगुलर में हो या एंगुलर में हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना क्या चीज, कोहेजन लेस सॉइल होता है सैंड एंड ग्रेवल। अब इसकी खास बात देख लो कि किस वाले जो डायमेंशन वाले होंगे तो उसको सॉइल सैंड बोला जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0.075 से लेके 4.75 mm तक हो तो वो सैंड होता है, mm है हाँ। और 4.75 mm टू लेके 80 mm तक अगर आ जाता है तो ग्रेवल हो जाता है, और उससे ऊपर से लेके 300 तक जाता है तो कोवलर्स हो जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 80 mm से 300 mm। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जाके क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं, तो ध्यान देना कि इनऑर्गेनिक सॉइल किसको बोलते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल विथ लिटल और नो प्लास्टिक वेराइटीज। ध्यान देना, जनरली कंसिस्ट ऑफ मोर और लेस यूनिफॉर्म साइज ऑफ ग्रेन ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का ही ये यूनिफॉर्म सेम साइज का ये मिलता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या बोला है कि नो प्लास्टिसिटी वेराइटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी वेराइटी न हो, वेराइटीज न हो। ठीक है, एंड आर समटाइम्स आर कॉल्ड रॉक फ्लोर भी बोलते हैं। रॉक का पाउडर अगर आ गया आपके सामने तो वो इनऑर्गेनिक सॉइल होता है। अदर हैंड में अगर बोला जाए कि प्लास्टिक टाइप कंटेन कंसीडर परसेंटेज ऑफ फ्लेक शेप पार्टिकल एंड आर रेफर्ड टू एज ए प्लास्टिक सिल्ट, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। ये नो नहीं है, नंबर है। ठीक है, लिटल और नंबर प्लास्टिक वेराइटी। ठीक है, यहाँ पे नंबर है, नो नहीं है, लिटल और नंबर। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सिल्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक सिल्ट की बात करेंगे तो अब फाइन ग्रेन मोर और लेस प्लास्टिक, फाइन ग्रेन है, मोर और लेस प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक वाला गुड़ ज्यादा और कम। ठीक है, सॉइल विथ एन एडमिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में ये फाइनली डिवाइडेड होते हैं तो इनको ऑर्गेनिक सिल्ट बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा। क्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, क्ले की बात जो कर रहे हैं। ठीक है, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल प्लास्टिक ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक रेंज। ठीक है, ये जो मिनरल का एग्रीगेट है, जो पार्टिकल है, वो माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक रेंज में होता है। इसका जो सॉइल में भी इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये क्ले जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। इनऑर्गेनिक क्ले जनरली मोर प्लास्टिक देन द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में प्लास्टिक वाले जो प्रॉपर्टी होती हैं वो ज्यादा होती हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें where the organic clay are more compressible होते हैं because of the presence of the finely divided organic matter। organic matter होने की वजह से वो क्या होता है, organic matter प्रेजेंस होने की वजह से वो काफी कंप्रेसिबल होता है। कौन सा, ऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर बाद में बेंटोनाइट, बेंटोनाइट ध्यान रखना, बेंटोनाइट इज अ क्ले फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वॉल्केनिक एश। वॉल्केनिक एश के डिकम्पोजिशन से ये बेंटोनाइट मिलता है, क्ले ही है। ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ द मोंटमोरेलोनाइट। ठीक है, मोंटमोरेलोनाइट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ये क्ले का ही है। ठीक है, क्ले का ही है। ठीक है, इट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्ले टू एन एक्सट्रीम डिग्री। ठीक है, ये एग्जिबिट कहाँ करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्ले में, एक्सट्रीम डिग्री में। ये बेंटोनाइट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेरिड क्ले। ठीक है,
वैरिड क्ले क्या होता है? दीज क्ले आर मेड ऑफ थीन अल्टर्न लेयर ऑफ सिल्ट एंड फैट क्ले ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। ये उसकी खास बात है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ सिल्ट एंड क्ले। अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, सिल्ट हो या तो क्ले हो, वो वैरिड क्ले है। फिर कैवलिन या चीना क्ले बोल सकते हो, ठीक है, चीना क्ले बोल सकते हो। ये क्या होता है? ये वेरी प्योर फॉर्म ऑफ द वाइट क्ले यूज इन द सेरामिक इंडस्ट्री। सेरामिक इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। याद रखेंगे कैवलिन सीन क्ले, ठीक है, ये सेरामिक इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। बोल्डर क्ले की बात कर लेते हैं। बोल्डर क्ले अभी साइज उसके बारे में देखे थे। इट इज अ मिक्सचर ऑफ एन unstratified sedimented deposition of glacial clay containing unsorted rock fragmentation of all size ranging from boulders, cobbles, gravel to finely pulverized clay material. Finally clay material उसके थ्रू ही पोलराइज करके बनाया जाता है। कैल्सीरियस मटेरियल देख सकते हो, इसका यूज सीमेंट बनाने में भी होता है। दिस इज अ कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट such soil effervescence when tested with weak hydrochloric acid, ठीक है, वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको टेस्ट करते हैं। मार्ल देख लो, मार्ल भी बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज अ लूजली एट्रीब्यूटेड टू प्लेपोजिट विच डिपोजिट है, ठीक है, डिपोजिट। इट इज अ लूजली एट्रीब्यूट टू डिपोजिट विच कंसिस्ट ऑफ मिक्सर ऑफ द कैलकेरियस सैंड और क्ले और लोम, ठीक है। लोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना, क्वेश्चंस में पूछ लेता है। तो मार्ल की बात भी, ये लूजली एट्रीब्यूट टू डिपोजिट विच कंसिस्ट टू मिक्सर ऑफ कैलकेरियस सैंड होता है और क्ले होता है या तो लोम होता है। हार्ड पैन की बात कर लेते हैं। और रिलेटिवली हार्ड डेंसली सीमेंटेड सॉइल लेयर लाइक रॉक विच डज नॉट सॉफ्ट व्हेन वेट करते हैं, तो वेट मतलब उसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं रहता है। बोल्डर क्ले या ग्लेशियल टिल है, इज फील्ड आल्सो समटाइम नेम एज अ हार्ड पैन। ये भी ध्यान रखना है कि जो बोल्डर क्ले होता है या ग्लेशियल टिल होता है, इनको ही कुछ कभी कभी हार्ड पैन के नाम से जानते हैं। फिर बाद में कैलिच देख सकते हो, एन एडमिक्सचर ऑफ क्ले, ठीक है, सैंड एंड ग्राउंड सीमेंटेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिटेड फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, उसको कैलिचे, ग्राउंड वाटर में ये डिपोजिटेड होते हैं तो इसको कैलिचे बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। पीट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीट भी देख लीजिए। और फाइब्रस एग्रीगेट ऑफ फाइनर फ्रेगमेंटेड ऑफ द डिके वेजिटेबल मैटर, ठीक है, वेजिटेबल जो मैटर होते हैं उसके सड़ने से ये जो एक पीट बनता है, जो बनता है फाइनर फ्रेगमेंटेशन, उसी को पीट बोलते हैं। पीट इज अ वेरी कंप्रेसिबल एंड वन शुड बी कंटिन्यूअस व्हाइल यूजिंग फॉर सपोर्टिंग फाउंडेशन और स्ट्रक्चर, ये भी ध्यान में रखेंगे। लोम भी ध्यान से देखिए। अ मिक्सचर ऑफ कंबाइंड सैंड सिल्ट और क्ले, उसी को लोम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि सैंड सिल्ट और क्ले का जो मिक्सर मिलता है उसी को लोम बोलते हैं। लॉइस किसको बोलते हैं? ये फाइन ग्रेन होता है, एयरबॉर्न डिपोजिट कैरेक्टरिस्ड बाय द वेरी यूनिफॉर्म ग्रेन साइज एंड हाई वॉइड रेशियो होता है। लॉइस में हाई वॉइड रेशियो पाया जाता है, 0.01 से लेके 0.06 mm तक, ठीक है, इसका रेंज है, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल का रेंज है, ये वॉइड रेशियो का रेंज नहीं है, ध्यान देना। फिर सेल आता है। दिस इज अ मटेरियल इन द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम क्ले टू स्लेट, ठीक है, क्ले से सेल्ड फॉर्म में ये ट्रांजिशन होता है। Cell itself is sometimes considered as a rock, but when it is exposed to the air or has a chance to take in water, it may rapidly decompose. Rapidly decompose हो जाता है अगर एयर और वाटर के संपर्क में आया तो। लास्ट देख सकते हो, ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज अ मटेरियल कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई एक्सपेंसिव एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, बहुत ही हाई एक्सपेंसिव होता है और श्रिंकेज की प्रॉपर्टीज भी रखता है। इट्स कलर वेरी फ्रॉम द डार्क ग्रे टू ब्लैक, डार्क ग्रे होता है तो ब्लैक होता है, ठीक है। दिस सॉइल इज वेरी कॉमन इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया, मैक्सिमम पार्ट में ये ब्लैक कॉटन सॉइल पाया जाता है। ग्रेट केयर इज रिक्वायर्ड व्हेन स्ट्रक्चर आर टू बी बिल्ड और ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल पे जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें मैंने ऑलरेडी इसी वीडियो में कंबाइन कर दिया है। तो आप लोगों ने ये ज़रा सा जानना है, क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। तो देखते रहिए, अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।